नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित शुक्ला। बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम धामी के पिथौरागढ़ दौरे की। सीएम धामी आज 3 दिन के पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो अपने पैतृक गांव हड़खोला भी जाएंगे और शरद उत्सव का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ सीएम धामी डीडी हाट महोत्सव में शिरकत करेंगे। इसके अलावा सीएम धामी जौलजीबी महोत्सव का भी शुभारंभ यहाँ पर करने वाले हैं। पिथौरागढ़ से हमारे सहयोगी विजय वर्धन उप्रेती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, अब क्या अपडेट, क्या जानकारी, सीएम पहुंच चुके हैं या फिर कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? अमित, मैं आपको बताऊं, तकरीबन 1 घंटा लेट मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बताया जा रहा है। 1 बजे के आसपास उन्हें पिथौरागढ़ पहुंचना था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब वो पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर की हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी अपने स्तर पे की है, प्रशासन ने अपने स्तर पर की है। तकरीबन 2 बजे यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग है। उसके बाद शरदोत्सव का उद्घाटन वो यहाँ पर करेंगे। फिर अधिकारियों के साथ जो विकास योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करेंगे, अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी देंगे। तो आज तकरीबन ये कार्यक्रम है। कल फिर अपने पैतृक गांव हड़खोला जाएंगे, जहां धार्मिक कार्यक्रम में वो हिस्सेदारी करेंगे और कल ही डीडी हाट महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। और परसों जो भारत नेपाल बॉर्डर पर एक जौलजीबी मेला आयोजित होता है, बड़ा व्यापारिक मेला है, तो उसका उद्घाटन करने के बाद 3 दिन के दौरा उनका समाप्त होगा और देहरादून को रवानगी होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। पूर्व दायित्वधारियों और पूर्व विधायकों की मीटिंग के बाद बीजेपी आज पार्टी समर्थित जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों, मेयर और नगर पालिका के अध्यक्षों की मीटिंग ले रही है। लेकिन इस मीटिंग में भी अपेक्षित संख्या में जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे। नतीजा बेहद कम संख्या को देखते हुए पार्टी को आखिरी समय में मीटिंग का स्थान बदलना पड़ा। हालांकि पार्टी का कहना था कि जितने लोग बुलाए गए थे उतने ही आए हैं। केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का कहना है कि मीटिंग का उद्देश्य अब की बार 60 पार सीटों का लक्ष्य है। इसके लिए सभी को एक्टिवेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबको विश्वास में लेके हम इस बार 60 पार, ये जो हमारा एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य पारित करने के लिए आज पूरा दिन विविध स्तर का आज हमारा बैठक है। और जैसे मैंने कहा 15 और 16 हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहा है, उसका भी कार्यक्रम का चर्चा हम डिटेल में करेंगे। कल जो हमारी पूर्व विधायक, पूर्व दायित्वधारी, इनकी संख्या जितनी थी उतने ही लोग आए हैं जितने बुलाए। आज भी हमने जो बुलाए हैं, हमने ब्लॉक प्रमुख, हमने पंचायत के अध्यक्ष, हमने नगर पालिका के चेयरमैन, ये लोग बुलाए हैं। तो जितनी संख्या होगी सब लोग आएंगे। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, बीजेपी का नारा है अब की बार 60 पार, लेकिन ये 60 पार होंगे कैसे अगर संगठन के लोग बैठकों में मौजूद ही नहीं रहेंगे तो? बिल्कुल अमित, इससे पहले कल जब पूर्व दायित्वधारियों के और पूर्व विधायकों की मीटिंग थी, तो बीजेपी का जो शेड्यूल था कि इसमें 74 के आसपास पूर्व दायित्वधारियों को बुलाया गया था और करीब 14 के आसपास पूर्व विधायकों को। लेकिन हमने देखा कि ये संख्या केवल 30-35 तक आकर सिमट गई थी। बमुश्किल 4 पूर्व विधायक इसमें शामिल हुए थे और ठीक वही नज़ारा आज देखने को मिला अमित कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, वो तमाम लोग आज यहाँ पर मीटिंग में बुलाए गए थे। लेकिन जिस हिसाब से आप देखेंगे अमित कि ये वही मीटिंग हॉल है जिसमें ये मीटिंग आयोजित की गई थी। लेकिन 11 बजे से ये मीटिंग होनी थी। केंद्रीय जो चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के, प्रहलाद जोशी, वो इस मीटिंग को अटेंड करने वाले थे। तो करीब 1.5 घंटे तक, माफ़ कीजिएगा, 1.25-2 घंटे तक वो इंतजार करते रहे, लेकिन ये हॉल नहीं भर पाया, ये सीटें नहीं भर पाई। नतीजा यहाँ पर जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन करनी पड़ी और एक कमरे में अभी ये मीटिंग कंटिन्यूस है, मीटिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है कि जो बीजेपी सोच रही है, जिस तरह से वो अपने चुनाव अभियान को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन खुद उसके जो लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़के जिला पंचायतों में पहुंचे हैं, ब्लॉक प्रमुख बने हैं या नगर निगमों के मेयर बने हैं, वो पर्याप्त संख्या में मीटिंगों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, मीटिंग पार्टी की गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है कि आखिर इन हालातों में कैसे 60 पार होगा। जी सुनील, पार्टी से गंभीरता से ले रही है
या फिर जैसा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ये कह रहे हैं कि जितने लोगों को बुलाया गया था उतने लोग आए थे, हमने बुलाया ही इतने लोगों को था, ये अपने आप को डिफेंड करने की एक कोशिश है या फिर इसे गंभीरता से लिया जा रहा है? देखिए, बीजेपी मुझे लगता है कि जरूर इस पूरे मसले पर चिंतन कर रही होगी, क्योंकि कल जब पूर्व दायित्वधारियों की जो मीटिंग यहाँ पर हुई और जितनी कम संख्या में यहाँ पर दायित्वधारी पहुँचे, वो बीजेपी के लिए एक बड़ा चिंताजनक सब्जेक्ट था। और जब मीटिंग चली कल भी कई दायित्वधारियों ने इस बात पर आक्रोश जताया कि भले ही मुख्यमंत्री बदल गए हों तो कैबिनेट भी डिसमिस होती है, फिर वही मंत्री दोबारा उनकी पुनरावृत्ति की गई। तो दायित्वधारियों का कहना था कि जब कैबिनेट मिनिस्टर की दोबारा उनको पुनरावृत्ति की गई तो क्यों नहीं दायित्वधारियों को कंटिन्यूअस रखा गया, क्योंकि जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो उसके बाद से जो तमाम दायित्वधारी करीब 100 के आसपास जो बीजेपी ने बनाए थे उनके दायित्व समाप्त कर दिए गए। तो ये नाराजगी दायित्वधारियों में बनी हुई है। तो कुछ इसी तरह की बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी की आज 2 बजे से इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की भी बैठक होने जा रही है। बीजेपी ने चुनावी अभियान को मैनेज तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 33 कमेटियां बनाई हैं, जिनमें मैनिफेस्टो कमेटी, चार्जशीट कमेटी, विशेष संपर्क कमेटी शामिल है। इन कमेटियों में सीएम, पूर्व सीएम समेत बीजेपी के सभी टॉप लीडर्स शामिल हैं, जो आज की मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में सभी कमेटियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अपने अपने काम में जुट जाने के लिए भी कहा गया है। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि पार्टी अब चुनाव प्रचार के लिए पब्लिक के बीच जाने वाली है। अब सभी कमेटियां अपना अपना काम संभालेंगी। मीटिंग में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह चुनाव प्रभारी सांसद लॉकेट चटर्जी, सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद थे। समिति की बैठक आज पहली बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो लोग आने वाले हैं, हमारे वरिष्ठ लोग हैं। और इसमें विभिन्न हमने विभाग बनाए हुए हैं, सारे विभागों के प्रमुख भी इसमें रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत ने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। रावत ने कहा है कि उनकी इच्छा चुनाव लड़ने से ज्यादा चुनाव लड़ाने की है, ताकि कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि रावत ने अंतिम फैसला कांग्रेस आला कमान पर ही छोड़ दिया। वहाँ से कहेंगे वहाँ से लड़ूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरी प्रेफरेंस चुनाव लड़ाना है, क्योंकि जब जब मैंने चुनाव लड़ा है पार्टी तब सत्ता में आई, क्योंकि कोई न कोई कंपेन करने वाला चाहिए, इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाला चाहिए, लोकल फेस, और बाकी पार्टी को निर्णय करना है, जहाँ से कहेंगे हम वहाँ से लड़ेंगे। 2022 की चुनावी तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं और लोगों के बीच पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस जहां गांव-गांव संपर्क साध रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के अभियान पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि 5 साल तक जनता से दूरी बनाए रखी कांग्रेस और अब जनता ने उसे नकार दिया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। 5 साल गए नहीं, आज उनको 5 साल के बाद गांव की याद आ रही है। आपने विधानसभा में जन समस्याएं उठाई नहीं, आज आपको जनता की याद आ रही है। 5 साल में आपने जनादेश जो विपक्ष का था उसका दायित्व का निर्वहन किया नहीं, केवल लड़ाई झगड़ा पार्टी नेता इसी में आप रहे हैं। अब 2 महीने में 1.5 महीने में आपको याद आ रहे हैं कि हमें गांव भी जाना है, हमें लोगों से मिलना भी है, तो जनता का विश्वास तो खत्म है, अब नहीं है। साथियों को रोजगार मिल सके, इस दिशा में हम लगातार जो है हर वर्ग से संवाद स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में गांव की ओर कांग्रेस जा रही है। और मैं समझता हूं कि जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, वो ये बयां कर रही है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई है और कांग्रेस फिर से इस राज्य के अंदर अपना परचम लहराने जा रही है। हाल ही में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित हुई अभिनेत्री कंगना रणावत के देश की आज़ादी पर दिए गए बयान को लेकर विरोध शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली पहुंचकर कंगना रणावत के खिलाफ तहरीर दी और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रणावत ने हाल ही में एक टेलीविजन प्रोग्राम के दौरान कहा था कि देश को आज़ादी 2014 में मिली है, उससे पहले जो आज़ादी मिली थी वो सिर्फ एक भीख थी।
इसी आशय से इस कोतवाली में आए थे। यदि जिस महिला ने देश की आज़ादी का अपमान किया, स्वतंत्रता का अपमान किया, गणतंत्र का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, उस पर राष्ट्रद्रोह बनता है। और हम चाहते हैं कानून अपना काम करे और उस उक्त महिला के खिलाफ